नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो जो हर रोज शाम को हम लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें। यानी अगर आपके पास फाइनेंसेस से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी दुविधा आपके मन में है, कोई गाइडेंस आपको चाहिए, तो योर मनी आपकी मदद के लिए तैयार है। आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आपके सभी सवालों को आंसर करते हैं हम इस शो के जरिए। आज भी हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं जो आपके सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ बनी हुई हैं, फिनबिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर। प्रबलीन, वेलकम टू द शो। प्रबलीन से बातचीत करेंगे। पहले बता दें आपको इस शो में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, ये शो आप लाइव देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर, और साथ ही आप ईमेल भी कर सकते हैं yourmoney@nw18.com। तो ये रहा तरीका इस शो में शामिल होने का। प्रबलीन हमारे साथ कनेक्टेड हैं और काफी सारे क्वेश्चंस हमें मिले हैं। क्वेश्चंस पर जाने से पहले आज बात करेंगे फाइनेंशियल मिस्टेक्स की, वो गलतियां जो आप और हम जाने अनजाने में करते हैं जब भी हम अपने फाइनेंसेस प्लान करते हैं। वो मिस्टेक्स क्या हैं, कैसे आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, प्लीज नोट कीजिएगा। प्रबलीन आपकी हेल्प करेंगे ये बताने में। तो प्रबलीन बताइए वो गलतियां जो बहुत कॉमन हैं और आमतौर पे इन्वेस्टर्स करते हैं। नमस्कार दीपाली, ग्रेट टू सी यू आफ्टर वेरी लॉन्ग। सबसे पहली गलती मेरे ख्याल से जो निवेशक करते हैं अपने फाइनेंशियल जर्नी के प्रोसेस में, वो होती है कि हम बजटिंग नहीं करना चाहते हैं कि जो हमारी तनख्वाह आती है उसमें से हम कितने खर्चे कर रहे हैं, कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, किस चीज पे हम खर्च रहे हैं। वो हम थोड़ा बोरिंग भी मानते हैं, टीडियस भी होता है। बट विदाउट नोइंग कि आपके पास जो पैसा आ रहा है आप उसको कैसे खर्च रहे हैं, आप कहाँ खर्च रहे हैं, आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो नहीं सकती है। और तभी आप लीकेजेस पकड़ पाएंगे कि आप कहाँ पे शायद जरूरत से ज्यादा खर्च रहे हैं, या थोड़ी फजूल खर्ची को बचाने के तरीके भी आपके तभी निकल सकते हैं। तो सबसे पहली गलती है बजटिंग को ना करना। सेकंड मिस्टेक दीपाली है कि आज के टाइम पे मेरे ख्याल से हमारे अराउंड इतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है कि हम बहुत आसानी से डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स और अपने ऊपर डेट इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स कर सकते हैं, हम पर्सनल लोन्स ले सकते हैं, और हमारा बढ़ता कंफर्ट भी है डेट के साथ। तो कहीं ना कहीं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने एस्पिरेशनल गोल्स स्पेशली जैसे आपके बड़े परचेजेस हो गए, या कई बार इवन डाउन पेमेंट गाड़ियों की, उसके लिए भी लोग पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं। एंड आई थिंक दैट इज मिस्टेक नंबर 2। तो अपने ऊपर आपको बहुत ज्यादा ऋण नहीं बढ़ने देना है। आपको अपना डेट टू इनकम रेशो उसको काबू में रखना है। 40% ऑफ योर टेक होम से नीचे होना चाहिए। तीसरी गलती जो हम लोगों ने, मेरे ख्याल से हम मुसीबत के टाइम पे ही इस चीज को समझते हैं कि हमारे पास एक कंटिजेंसी फंड होना चाहिए, जिसको हम अक्सर ओवरलुक करते हैं अच्छे समय में। हमें लगता है शायद कोई मुसीबत नहीं आएगी, तो कहाँ मेरा पैसा ये 4-5-6% के रिटर्न पे पड़ा हुआ है, हमें कंटिजेंसी फंड की जरूरत नहीं है। वो गलती नंबर 3 है। वो जरूर होना चाहिए, और वो पैसा आपको कभी भी मार्केट्स में नहीं लगाना है। पॉइंट नंबर 4 दीपाली, कि हम अक्सर दूसरों को देखते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को देख के, उनके प्लान्स को देख के हम कॉपी करना चाहते हैं, और विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या वो हमारे लिए उतने ही सूटेबल हैं या नहीं है। और उस चीज को जब हम बस ऐसे ही रेप्लिकेट करते हैं, हम किसी की कॉपी कर लेते हैं, तो वो हमारी फाइनेंशियल जर्नी के लिए ऑप्टिमल हमें रिजल्ट्स नहीं दे सकते। तो हमें किसी को कॉपी नहीं करना है। आप प्लीज अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए और अपने गोल्स को सेट करिए। पांचवी चीज, रिटायरमेंट मेरे ख्याल से हम सबके दिमाग में होता है, पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अभी बुढ़ापा दूर है, क्योंकि रिटायरमेंट के साथ कहीं ना कहीं ये एक चीज जुड़ी है कि ठीक है, अभी तो 60 साल तक, 55 साल तक नौकरी चले, पर हम रिटायरमेंट को एज को, तो हम लोग अपने कंपाउंडिंग का जो एक एडवांटेज हमें मिल सकता है समय के साथ, उस चीज का पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। और जो आपका पैसा बहुत छोटी रकम भी सालों में जितना बड़ा आपको एक रकम दे सकती है, 10 साल की एसआईपी आपको 30 साल में 3.5 करोड़ दे सकती है। वही 40 साल की 40 लाख हजार की एसआईपी भी आपको 10 साल में केवल 23 लाख रुपए देगी। तो हम कंपाउंडिंग का पूरा फायदा नहीं उठाते अगर हम रिटायरमेंट जैसे गोल्स को ओवरलुक करें। उसके बाद जो छठी गलती है, इमोशंस को बीच में लाना। अच्छी मार्केट्स के चलते हम बने रहना चाहते हैं निवेश में, बट दीपाली जब मार्केट्स गिरती है हम अक्सर पैसा निकालना चाहते हैं, और अपनी एसेट एलोकेशन की परवाह ना करते हुए हम कंफर्टेबल अपने एसेट क्लासेस की तरफ जाना चाहते हैं। वो एक बहुत बड़ी गलती है। हमें बने रहना है मार्केट्स के उतार चढ़ाव में।
सेवंथ मिस्टेक जो हमने देखी है वो है डाइवर्सिफाइंग हम नहीं करते हैं अपने पोर्टफोलियो की, क्योंकि अक्सर हमें कुछ एसेट क्लासेस के साथ ज्यादा स्नेह होता है, जैसे रियल एस्टेट। कई बार हम बहुत अधिक खरीद लेते हैं, या हम फिक्स्ड इनकम में अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल पाते हैं, तो हम अपनी एसेट एलोकेशन का पूरा ध्यान नहीं देते हैं, और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उनको हम सही तरीके से अगर डिप्लॉय नहीं करेंगे तो हम अपने गोल्स तक नहीं पहुंच सकते। आठवीं गलती जो मेरे ख्याल से बहुत क्रूशियल है वो है कि इन्फ्लेशन, क्योंकि हमें सामने दिखता नहीं है, हालांकि हम अपनी लाइफ में उस चीज को महसूस जरूर करते हैं। इन्फ्लेशन रिस्क को छोटा समझना और मार्केट के रिस्क को बड़ा समझना। इन्फ्लेशन ऐसी चीज है जो हमारे पैसे की कीमत को लगातार घटाती है। आज आपका 1 करोड़ 10 साल बाद उसकी कीमत 55 लाख रह जाएगी, 20 साल बाद उसकी कीमत करीबन 31 लाख रह जाएगी, और 30 साल बाद उसकी कीमत करीबन 17.5 लाख रह जाएगी। तो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ना आपकी पैसे का बहुत जरूरी है कि आप अपना पैसा ग्रोथ एसेट्स में डालें। तो इन्फ्लेशन को कभी भी गोल सेटिंग में नहीं भूलना है। सेकंड लास्ट जो मिस्टेक है वो है कि हम इंश्योरेंस को भी थोड़ा बैक बर्नर पे रख देते हैं कि कौन टर्म प्लान लेगा, इसमें कोई रिटर्न तो मिल नहीं रहा है, ठीक है थोड़ा सा हेल्थ कवर ले लिया है, बाकी ऐसे ही चल रहा है। और एक आपका हॉस्पिटल का बिल आपको पूरी जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत से लेके आखिरी तक जो आपने इतने अच्छे से अगर की है, उसको बिगाड़ सकता है। तो आपको हेल्थ कवर जरूर रखना है अपने लिए, और ऐसे ही आपके पास लाइफ कवर होना चाहिए, ताकि आपके जो नियर एंड डियर वंस है, आपकी फैमिली है, वो सुरक्षित हो आपके जाने के बाद भी। एंड फाइनल थिंग इज रिव्यूइंग। अक्सर हम इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करते हैं और फिर भूल जाते हैं। ओवर आपको बार-बार चेक नहीं करने अपने रिटर्न्स, और रिव्यूइंग का मतलब अपने रिटर्न्स चेक करना नहीं है दीपाली। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि निवेशक जाएँ, अपने गोल्स को रिव्यू करें, क्या उनकी इन्वेस्टमेंट्स उन गोल्स के साथ अलाइन्ड है या नहीं है, उस चीज़ को चेक करें, और अपने निवेश को और अपने फाइनेंशियल प्लान को 6 महीने से लेके 1 साल में डेफिनिटली एक बार चेक करें और उसकी करेक्शन करें। सो ये ब्रॉडर 10 मिस्टेक्स हैं जो हम कॉमनली देखते हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी में, और जो मेरे ख्याल से हम सब कहीं न कहीं इनमें से कुछ गलतियाँ ज़रूर हमने की है या हम करते हैं। अब आप व्यूअर्स के ऊपर है बेसिकली, जो प्रबलीन ने 10 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, इसे आप फाइनेंशियल मिस्टेक्स के थ्रू देखें या फिर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टिप्स के तौर पे देखें, बट आई एम श्योर इंपॉर्टेंट है और इनको फॉलो कीजिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। और जैसे आखिर में प्रबलीन ने कहा कि पोर्टफोलियो को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए रिव्यू करने का काम शुरू करते हैं। और जो पहले कॉलर हैं तुषार, वो हमारे साथ कनेक्टेड है औरंगाबाद से। तुषार नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? दीपाली मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा SIP है 45,000 का, एंड करंट कॉर्पस इज 60 lakh, and I want to retire 2031. So can I reach my target of 3 CR? ओके ओके 3 करोड़ का टारगेट है 2031 तक का। फिलहाल आपकी SIP जो चल रही है उसको कितना समय हो चुका है, कितना कॉर्पस आप इकट्ठा कर चुके हैं? 60 lakh. 60 लाख का कॉर्पस ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है। फिलहाल इनके फंड्स देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, साथ ही इनके पास है निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स, DSP स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, HDFC हाइब्रिड इक्विटी, HDFC मिड कैप, एक्सिस मिड कैप। बताइए प्रबलीन कैसा लगा इनका पोर्टफोलियो और क्या सजेशन इनके गोल पर? तुषार जी 2031 तक रिटायर होना चाहते हैं, तो इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा छोटा हो जाता है। अब से लेके अराउंड 7 इयर्स का हमारे पास समय है। करंट पोर्टफोलियो जो है दिवाली इनका 45,000 का SIP और 60 लाख का जो इनके पास अभी लमसम इकट्ठा हो चुका है, उसके साथ अगर हम एक 12% का XIRR लेके चलें तो इस गोल में थोड़ा शॉर्टफॉल होगा। अगर हम 15% तक का भी XIRR लेके चलेंगे तब भी थोड़ा डेफिसिट रहेगा। बट अगर तुषार जी अपना होराइजन 10 साल तक बढ़ा दें, तो फिर इस गोल को वो काफी कंफर्टेबली रीच कर जाएंगे, इवन 12% के XIRR रिटर्न्स पे। और इनफैक्ट अगर उस टाइम पे उनको थोड़े भी अधिक रिटर्न मिले तो आराम से 3.5 करोड़ तक ये जमा कर पाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा अपना एक्सटेंड कर सकते हैं, रिटायरमेंट का जो गोल है उसको 2-3 साल आप आगे कर सकते हैं, तो आप ज्यादा कंफर्टेबली रीच कर सकते हैं तुषार जी। अदरवाइज आप थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट अभी से बढ़ाइए। 7 इयर्स है आपके पास ना, कंपाउंडिंग का टाइम कम है।
इसलिए ये जो रिटर्न्स ज़्यादा आने से भी आपका जो सब्सटैंशियल फ़र्क नहीं पड़ रहा है टारगेट जो आपका कॉर्पस है उसको अचीव करने में। अब आपके पोर्टफोलियो की बात करते हैं, आपके पास एक लार्ज कैप है, 3 मिड कैप हैं, 2 स्मॉल कैप हैं, एक फ्लेक्सी कैप, एक गोल्ड और एक हाइब्रिड फंड। मेरे ख्याल से हमें 3 मिड कैप फंड्स की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। निप्पॉन और एक्सिस का आपस में काफ़ी ओवरलैप भी है। 40 प्रतिशत से ज़्यादा का ओवरलैप है। मेरे ख्याल से आप निप्पॉन को जो दूसरा फंड है आपका एचडीएफसी का, उसको आप कंटिन्यू कर लीजिए मिड कैप में। एंड स्मॉल कैप में भी आप एक फंड को आप कंटिन्यू कर लीजिए जिसमें आपके पास ज्यादा कॉर्पस है, एंड दूसरे को आप स्टॉप कर दीजिए बिकॉज 7 years है, अगेन योर पोर्टफोलियो विल बिकम मोर रिस्की। आपका जो हाइब्रिड फंड है वो और आपके लार्ज कैप में का भी पोर्टफोलियो ओवरलैप अधिक है, बट बिकॉज आपका 7 years का होराइजन है ना, आप बाद में एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, तो आप दोनों को कंटिन्यू कर लीजिए। बट अगर आपको कहीं पे भी यहाँ लगता है कि आप एक कैटेगरी में 2 फंड्स रखना चाहते हैं, तो बेटर है कि आप एक एक्टिव एंड एक पैसिव फंड का कॉम्बिनेशन चूज़ करिए। बट आई डोंट वांट टू चेंज योर पोर्टफोलियो टू मच, क्योंकि 7 इयर्स में हम आपके कंपाउंडिंग प्रोसेस को ज़्यादा ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। बट आई थिंक मिड कैप्स में से आप डेफिनिटली एक को स्टॉप कर सकते हैं। सो आप एक्सिस को स्टॉप करके एचडीएफसी एंड निप्पॉन को कंटिन्यू करिए। चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बात करते हैं अब धवल जिवानी से, सूरत से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। धवल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अच्छा मैडम, मैंने अभी 2-3 महीने में लमसम इन्वेस्ट किए हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स में, और मेरा टारगेट 15 साल का है। ओके, तो कितना कॉर्पस अचीव हो सकता है? मैं ये लमसम सेम अमाउंट एवरी ईयर कर सकता हूँ। और दूसरी क्वेरी है कि मेरे पोर्टफोलियो में 2 अच्छा। सेक्टोरल फंड है, तो उसमें से मेरे को एक आदित्य बिरला पीएसयू फंड है, वो मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो वो भी बताए कौन सा मैं रिप्लेस करूँ। ओके, तो प्रबलीन आपने सुना, 3.5 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट है और ये हर साल सेम अमाउंट लमसम डाल सकते हैं। 15 इयर्स का होराइजन है, 1.5 करोड़ का टारगेट है, प्लस इनकी एक ही एसआईपी है 3000 पर मंथ की टाटा स्मॉल कैप में। जैसे इन्होंने कहा, आदित्य बिरला का जो पीएसयू फंड है उसके परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा डाउट है, तो उसे बदलना है या फिर नहीं। तो बताइए इनकी चॉइसेस, लमसम प्लस एसआईपी, आपके व्यूज प्लस इनके गोल पर आपकी सलाह। पहले गोल की बात कर लेते दीपाली। इनका जो टारगेट है, अगर ये अपनी 3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, अपनी एसआईपी को भी कंटिन्यू करेंगे, तो इनका गोल अचीव हो जाएगा। 12% के पोर्टफोलियो रिटर्न्स अगर हम लेके चले एग्जायरा। सो ओवरऑल जो टारगेट है उसको अचीव करने में प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज का जरूर, जैसे अभी हमने इन्फ्लेशन की बात की, तो थोड़ा सा धवल जी इस चीज का जरूर ध्यान रख लें कि जो आज 1.5 करोड़ है उसकी कीमत अराउंड 15 इयर्स के बाद आज से करीबन 65 lakhs के करीब होगी। तो कोशिश करके अगर आप बीच में थोड़ा स्टेप अप कर सकते हैं अपने निवेश को और भी ज्यादा, तो आप जरूर करिएगा, ताकि आपको कल को कोई भी तरीके का उसमें कमी ना लगे कि उस आपने पैसे को अधिक ग्रो नहीं कर पाए हैं। आपके जो फंड्स हैं उसमें आपने 2 रखे हैं फंड्स, कॉन्ट्रा और वैल्यू से। मेरे ख्याल से कॉन्ट्रा एंड वैल्यू से एक फंड आपके लिए काफी है। ये एक ऐसी कैटेगरी है क्योंकि जहां पे हमें 2 फंड्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप अगर एसबीआई या आईसीआई में से एक को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके पास एक स्मॉल कैप है, टाटा का स्मॉल कैप काफी अच्छा है। इसमें आप थोड़ा सा एक लमसम डाल के एसटीपी भी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें रिस्ट्रिक्शन है, हम लमसम डाल नहीं सकते और स्मॉल कैप्स इस टाइम पे आपको डालना भी नहीं चाहिए। पर आप एक एसटीपी इसमें शुरू कर सकते हैं, एक जैसे 50,000 साइड में रख के, उससे ऑन अ वीकली बेसिस। आपका जो मिड कैप फंड है वो भी ठीक है, आपका फ्लेक्सी कैप भी ठीक है। आपके पास 2 थेमेटिक फंड्स हैं। जो पीएसयू का आपका फंड है, आपने ठीक बोला कि इतना ज्यादा रन अप हो चुका है पीएसयूज में दीपाली, हमने जनरली भी देखा है। इसमें ज्यादातर सारी आपके जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं वो हैं, और बाकी सारी जो कंपनीज हैं पीएसयूज, जो बेसिकली जहाँ पे गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है वो इंक्लूडेड है, और इस पूरे सेगमेंट ने बहुत अच्छा रन अप देखा है। तो ऐसा अगर आप इसमें पैसा डालते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज बुरी हैं, बट इतना ज्यादा मूवमेंट के बाद इसमें लमसम इन्वेस्टिंग थोड़ी सी मेरे ख्याल से डाइसी हो सकती है। और ओवर लॉन्ग पीरियड का आपका पोर्टफोलियो है, मुझे लगता है आपका थोड़ा सा कोर पोर्टफोलियो क्योंकि यहाँ पे मिसिंग है। आप जो पैसा ऑलरेडी लग चुका है आप उसको इन्वेस्टेड रहने दीजिए, पर मेरे ख्याल से आपको एक पैसिव स्ट्रैटेजी डालने की जरूरत है डेफिनेटली अपने फंड में, ताकि आपका एक
लार्ज कैप का जो एक गैप आ रहा है, जो आपको थोड़ा बहुत मिल रहा है आपके बाकी फंड्स के थ्रू, उसको आप कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे एक आप पैसिव फंड डाल सकते हैं, या तो आप एक लार्ज मिड कैप फंड इंक्लूड करिए, या फिर एक प्योर लार्ज कैप फंड इंक्लूड कर लीजिए, पर पैसिव में निफ्टी 50 की आप स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, या फिर निफ्टी मिड कैप 250 की स्ट्रैटेजी। एंड इसके अलावा जो आपका दूसरा थीमेटिक फंड है एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आप ओवरऑल थीमेटिक फंड्स का जो परसेंटेज है ओवरऑल पोर्टफोलियो में, उसको 15% से अधिक इस स्टेज पे आप मत जाने दीजिए। पहले अपने कोर पोर्टफोलियो को आप बढ़ा करिए। चलिए, ये सलाह रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी। प्रवीण हमारे साथ बनी हुई, आप इसे भी क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। और सवाल पूछने के लिए अगले कॉलर सौरभ जयसवाल दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सौरभ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, जैसे कि मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, मेरी 21,500 रुपए की SIP चल रही है और एक लमसम मैंने किया हुआ है ये 361 ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर फंड में 25,000 का, और करंट वैल्यू मेरी 4 लाख है। तो मैं तो ये पता करना था कि मैं अगले 15 ईयर्स तक कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाऊंगा। ओके, तो बताइए प्रवीण, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? इनके पास एक ही फंड है लमसम, तो जो इन्होंने 25,000 रुपये डाले हैं, बाकी इनकी 21,500 की SIP चल रही है और 4 लाख की फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू, 15 ईयर्स का टाइम होराइजन है। फंड्स में क्विकली मेंशन कर दूं, ICICI प्रो US ब्लू चिप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ICICI प्रो ब्लू चिप, HDFC डिफेंस, SBI कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल BSE फाइनेंशियल, एक्स बैंक, निपॉन इंडिया ग्रोथ और कोटक ब्लू चिप। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी, 21,000 21,000 की SIP और इनका जो थोड़ा लमसम और जो अभी करंट वैल्यू है, उसके साथ ही करीबन 15 साल में दीपाली 1.3 करोड़ जमा कर लेंगे अपने लिए। और अगर ये 10% का स्टेप अप करते रहे हर साल, कि आपने अपनी SIP को 10% से बढ़ा लिया, तो आप 2 करोड़ तक अपना जमा कर लेंगे। और ये हमने 12% के रिटर्न्स पे देखा है। अगर अब आपके उस थोड़े अधिक रिटर्न्स मिल जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो ज्यादा होगा। बट मेरे ख्याल से 12% इज अ मॉडरेट एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अगर यहाँ पे हम लोग आपके पोर्टफोलियो को देखें, तो आपने 2 लार्ज कैप में एक्टिव फंड्स डाले हैं, जिनका आपस में क्लोज टू 60% का पोर्टफोलियो ओवरलैप है। मेरे ख्याल से आप ICICI के ब्लू चिप को कंटिन्यू कर लीजिए। कोटक ब्लू चिप और आपका जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, उन दोनों का भी आपस में काफी ओवरलैप है। तो मेरे ख्याल से आप कोटक को स्टॉप कर सकते हैं। और अगर ये जो पोर्टफोलियो है जो आप बना रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए बना रहे हैं, तब आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को कंटिन्यू कर लीजिए, वरना उसकी भी अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका फ्लेक्सी कैप ठीक है, एक आपका ELSS ठीक है बिकॉज ये पैसिव है। आपका स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा एंड मिड कैप फंड्स वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपके पास 2 थीमेटिक फंड्स हैं। अगेन आप ओवरवेट मत जाइएगा एट एनी स्टेज अपने थीमेटिक फंड्स में। इसको अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% तक ही शामिल करिएगा। एंड उसके अलावा मेरे ख्याल से आपके पास एक क्लीन स्ट्रैटेजी आ सकती है यहाँ पे आगे चल के पैसिव फंड्स की तरफ से। पर अभी मेरे ख्याल से गुंजाइश नहीं है आपको, बल्कि फंड्स को घटाने की जरूरत है। तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को और अपने जो सेकंड आपका लार्ज कैप फंड है, उन दोनों को मेरे ख्याल से आप एक बार देख लीजिए, और प्रॉबेबली उसमें आप अपना SIP स्टॉप कर सकते हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा और कॉम्पैक्ट हो जाए। ओके, बात करते हैं ब्रजेश की। ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 42 इयर्स इनकी एज है और इनकी जो मंथली SIP चल रही है वो 25,000 रुपये महीने की चल रही है। 10 से 12 साल का होराइजन है, 2 करोड़ का टारगेट है। और लमसम इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने की हुई है 5 लाख के आसपास की। 2 से 3 साल का इनका व्यू है। अब इनफैक्ट 5 लाख का ही लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए चॉइसेस जानना चाहते हैं। अब जैसे इनके फंड्स अगर मैं क्विकली बताऊं, तो इनके पास है ICICI प्रो ब्लू चिप, साथ ही इनके पास है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, UTI निफ्टी 200 मोमेंटम और HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है प्रवीण? 2 करोड़ का टारगेट प्लस 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, वो कहाँ करें?
हाँ जी। दीपाली, मेरे ख्याल से इनका पोर्टफोलियो अच्छा है, 5 फंड से बनाया है, सो पोर्टफोलियो में मैं कोई ज़्यादा चेंज नहीं यहाँ पे करूँगी। ये एक क्योंकि इन्होंने बोला है शायद इंटरनेशनल एक्सपोज़र ये लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल से उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में अब क्योंकि उनका इतना ज़्यादा एयूएम हो गया है और आरबीआई ने अब तक हमारा लिमिट नहीं बढ़ाया है इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करने का, तो जो उनका इंटरनेशनल एक्सपोज़र है विद इन द फंड, वो करीबन 10 से 12% पे आके अब थम गया है। तो मेरे ख्याल से अगर ये बाहर का एक्सपोज़र चाहते हैं यूएस मार्केट्स का, तो वहाँ पे अभी भी जो कुछ फंड्स खुले हुए हैं, एसबीआई का खुला हुआ है, 1-2 डीएसपी के फंड्स खुले हुए हैं, मोतीलाल का नाज़दैक फंड, एसएनपी का इंडेक्स फंड खुला हुआ है, उसके थ्रू अपना एक एसआईपी कर लें बाहर निवेश करने के लिए। बट इनका जो टारगेट है 2 करोड़ इन 10 टू 12 ईयर्स, यहाँ पे थोड़ा टाइट होएगा। ये अगर 10 साल हम देखें तो करीबन 75 लाख जमा कर पाएँगे, 12 साल में ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ बना लेंगे। तो इनको या तो अपना इन्वेस्टमेंट होराइज़न को थोड़ा आगे लेके जाने की ज़रूरत है या एसआईपी को बढ़ाने की। तो आप स्टेप अप कर सकते हैं, वरना आपको अपनी एसआईपी को करीबन 25 से 30,000 आपको इनफैक्ट 10 इयर्स में जमा करने के लिए ऑलमोस्ट 50,000 से अपनी एसआईपी को बढ़ाना पड़ेगा और 15 इयर्स में आपको अपनी एसआईपी को करीबन 30,000 से बढ़ाना पड़ेगा। सो ओवरऑल आपको यहाँ पे निवेश को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आप इन स्कीम्स के साथ चल सकते हैं अलोंग विद वन पैसिव इंटरनेशनल फंड। चलिए, तो ये सजेशन दिया गया आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब फटाफट से पूछ लेते हैं प्रबलीन से उनके टॉप 4 फंड्स जो प्रबलीन की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए टॉप 4 फंड्स आपकी तरफ से प्रबलीन। दीपाली, मेरा एक सिंपल फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है निफ्टी 50 की इक्वल वेट स्ट्रैटेजी, जो लार्ज कैप में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, एक्टिव की जगह पैसिव फंड की चॉइस है। सेकंड, एक जो थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है एसबीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो हमें इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों का एक्सपोजर देता है। इसके बाद जिनके पास ऑलरेडी काफी एक्टिव फंड्स हैं, लेट्स से लार्ज कैप या मिड कैप में, वो एक लार्ज मिड का इंडेक्स फंड जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है उससे अगेन एक अच्छा इंक्लूजन हो जाता है पैसिव्स का। और जो थीमेटिक फंड्स की तरफ जाना चाहते हैं पर स्लाइटली कंजर्वेटिव, आई थिंक इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी काफी स्ट्रांग है, सो मिराई का ग्रेटर कंज्यूमर फंड, जिससे हमें जो इंडिया का बूमिंग कंज्यूमरिज्म है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। ओके, चलिए ये रहे टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर, नोट कर लीजिए जो कि प्रबलीन ने आपको बताए हैं। थैंक यू प्रबलीन शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए और इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।